नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार ज़िले में। आपको याद होगा 2012 में एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। हिसार के डाबड़ा कांड का जो गैंगरेप मामला सामने आया था, एक दलित लड़की के साथ जो नाबालिग थी उस समय, पूरे देश को उस घटना ने शर्मसार कर दिया था। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली, बहुत ज़्यादा इसमें संघर्ष हुआ, अप्स एंड डाउन हुए। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं उस घटना की सर्वाइवर हैं, पीड़िता हैं। लेकिन आज यह कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसने कभी ये पीड़ा झेली, आज वो लड़कियों के लिए या पीड़ितों के लिए खुद एक सहारा बनकर, एक सपोर्ट बनकर, एक सिस्टम बनकर उनको न्याय दिलाने के लिए पीड़ितों के साथ खड़ी है। आपका हम यूँ कहें कि ये जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ था 2012 में, ये वाक़ई में पूरे समाज को हिला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। ये वास्तव में वो इंसिडेंट है, वो घटना है, वो हुई क्या थी? क्या हुआ था उस दिन और ये कब की घटना है ये? ये 9/9/2012 की घटना है। संडे का दिन था। दोपहर के 3:30 बजे मैं अपनी नानी के घर पे जा रही थी, तो कुछ लड़कों ने जो है मुझे रास्ते में किडनैप कर लिया था। गाँव मैं से आ उनको रहे थे बाय आप? फेस, हाँ, बस ये पता था कि वो गांव के लड़के हैं, उनका नाम मैं जानती नहीं थी। तो कैसे, मतलब दोपहर को नानी के घर से आने के लिए आप निकले घर से ऑटो में? मैं 19 तारीख को मेरा एग्जाम था, तो इसलिए मैं वहाँ पे बुक लेने के लिए गई थी। सैटरडे संडे में अपनी नानी के घर पे ही रहती थी। तो उस वक्त एज क्या थी, कितनी उम्र थी आपकी मैं 15 की हुई थी तब। उस साल में? और आप ऑटो में बैठे थे, गांव से हिसार आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ उस वक्त? ये घटना कैसे घटी? कुछ मैं ऑटो से उतर के कुछ दूर पैदल चली थी, तो पीछे से कोई गाड़ी आई, उन्होंने मुझे उठा के और गाड़ी में डाल दिया। मैं इतनी घबराई हुई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। अ, जब तक मैं वहां पहुंच चुकी जहाँ पे वो ले जाना चाहते थे, खेतों में, मैं तो बेहोश ही हो गई थी एक तरह से। जब मुझे होश आया, मेरे पाँव आधे पानी के अंदर थे। वहां पे कोई खेत था, मतलब पानी लगा हुआ था खेत में। तो कितने लोग थे इसमें, उस घटना में जो शामिल थे? उस घटना में मेरे हिसाब से 12 से ऊपर लोग थे। उस घटना के अंदर देखिए, ये हम घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जो है इतनी बड़ी एक शर्मनाक घटना हुई, इसलिए कर रहे हैं कि आज आप एक हिम्मत और साहस का दूसरा नाम है, लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बताना जरूरी है कि आप आज एक वकील बनकर खुद दूसरों की लड़ाई में आप शामिल हैं और मजबूती से खड़े हैं। तो ये एक समाज के नाम संदेश भी है। खैर उन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन उस घटना को अगर आप याद करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पीड़ादायक जो पल रहा आपके लिए क्या रहा कि इस समाज में इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की लोग, इस मानसिकता के लोग जिंदा हैं, या इस तरह की क्या कहें, हम कोई शब्द नहीं है, क्या मतलब एक सर्वाइवर के तौर पर आप क्या देखते हैं कि कितनी एक बड़ी पीड़ा वो रही होगी? जिस टाइम ये मेरे साथ हुआ, मुझे पता ही नहीं था इससे पहले कि रेप कोई वर्ड भी होता है। तो मैं जैसे ये घटना हुई उसके 9 दिन तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। 9 दिन तक बस रोती रही, कुछ खाया नहीं, और घर वाले पूछते रहे क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बताया उनको। तो उसके बाद मैं वहां से चली गई, नानी के घर पे आ गई दिखवाने के लिए कि डॉक्टर क्या बोलेंगे। तो मुझे ऐसा हो गया था कि मेरी ना मरने वाली हालत है अब। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि एक बार इनको बताना चाहिए। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ये बात 19 तारीख को, 9 दिन बाद। फिर उन्होंने इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके गई, और फिर FIR करवाने से पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था। पिताजी ने? ओह, उन्होंने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि जिस टाइम मैंने बताया उस टाइम ही हम घर से निकल गए थे FIR करवाने के लिए। तो वो लड़के, उनमें से कुछ लड़के वहां पे आगे खड़े थे पुलिस स्टेशन के तो रास्ते में। रास्ते में? हाँ, क्योंकि वो कई दिन से मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने मेरी वीडियो बना रखी थी, तो वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करने उस के घटना लिए। की वीडियो बनाई है उन्होंने? हाँ, और भी बहुत सारी लड़कियां थी पहले जो मतलब उनका शिकार हुई थी। अच्छा, वो लड़कियां गांव की थी और कहीं बाहर की आसपास के गाँव के भी। लड़कियां थी?
तो जब आप घर से शिकायत देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने रास्ता रोका उन्होंने, और प्रेशर में आके पिताजी ने सुसाइड कर लिया। हाँ, क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं कर पाए। मजबूर थे। हाँ, तो ये तो बहुत एक बड़ा आपके साथ। 9 तारीख को मेरे साथ घटना हुई, उसके जस्ट 15 तारीख को एक और लड़की के साथ सेम घटना हुई, उन्हीं लड़कों ने की थी। अच्छा। तो फिर मुझे भी इस बात का पता चला, तो मुझे भी लगा कि ये चीज हो ही रही है पहले से। रिपीटेडली हो रही है। तो वो जो 10 12 15 जो लोग थे उसके बाद 25 लोगों का गैंग था, 25-26 गैंग लोगों पूरा। का। हाँ, वो बस ये कि उस दिन मौके पे मौजूद नहीं थे, फोन तो उनको भी किया हुआ था उन्होंने। हाँ, और सारे उस घटनाक्रम में जो कुकृत्य था, जो जिसकी जितनी निंदा की जाए, इतनी जो बुरी हुई, जो नीच हरकत थी, वो सारे सारे शामिल थे उसमें, हाँ। सारे सारे लड़के। और लगभग कितनी एज के थे वो, कितनी उम्र के थे? 18 से 60, एक 58 का था उसमें। उसमें हाँ, 18 से 60 साल के लोग हाँ। शामिल थे। तो ज्यादातर युवा थे उसमें। तो जब पिताजी ने सुसाइड किया तो फिर क्या आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आई सिस्टम में न्याय लड़ने के लिए? आगे लड़ाई फिर कैसे बढ़ी? फिर कैसे पहले आपने? इस चीज का डर था कि वो हमें मार देंगे, फिर वो डर खत्म हो गया क्योंकि मर तो वैसे ही चुके थे, घर से एक बंदा जा चुका था, फिर यही था बस कि लड़ना है। तो फिर कैसे आगे कहानी कैसे बढ़ी? ये संघर्ष आप आगे कैसे बढ़ा? आपने कैसे पिताजी के जाने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा सदमा आपके, पहला तो आपके साथ घटना हुई, बहुत बड़ा सदमा वो आपने झेला, फिर पिताजी का बहुत बड़ा लॉस आपने झेला, फिर हिम्मत कहाँ से आई? कैसे आपने शुरुआत की अपनी लड़ाई की? संघर्ष कैसे जारी रखा आपने? 18 तारीख को मेरे फादर ने रात को सुसाइड कर लिया था। 19 तारीख को मुझे पता चला। 19 तारीख को मेरा पहला पेपर था +2 का, बोर्ड का। तो वो फिर एक्यूज्ड जो थे, जो भी थे, वो अरेस्ट नहीं किए थे पुलिस वालों ने। फिर यही था कि भाई उनको अरेस्ट करो। डेड बॉडी इधर 5 दिन तक रखी हुई थी सिविल हॉस्पिटल के आगे। तो इसी दौरान 24 तारीख को किसी पहले को पकड़ा था, तो थोड़ा संतुष्ट हो गया था कि भाई अभी शायद पकड़े जाएंगे और भी लोग, तो इसलिए फिर हमने दाह संस्कार कर दिया था बॉडी का। तो फिर मेरा 24 तारीख को पेपर था, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, घर के बाहर डेड बॉडी रखी हुई थी, तो मैंने पूछा कि मेरा पेपर है, आज मैं पेपर देने के लिए जाऊं क्या? बस मेरे पास अब ना पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर उसने मम्मी बचाया। बोली कि तू पेपर देने जा, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पे। तो फिर मैं तो इन सब के बीच पेपर दिया आपने? हाँ जी। ये तो बहुत हिम्मत वाला काम आपने किया है। ये सब आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आई कि भाई इतनी बड़ी घटनाएं हुई? क्या आपको लगा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई, अब पढ़ाई जो सिर्फ उम्मीद है उस पढ़ाई से कुछ उम्मीद की जा सकती है? अब तो उस वहाँ पे ना मेरे गांव का ऐसा माहौल है कि वहाँ पे 3-3 4-4 साल की जो बच्चियां हैं ना, वो भी अपने छोटे छोटे भाइयों को संभालती है, घर का काम करती हैं। पर मेरे घर वालों ने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया किसी चीज के लिए। उन्होंने तो ये था कि बस तू पढ़, जितना देर से पढ़ा जाए। वो मेरे पापा तो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। सपना था उनका। हाँ, तो ये जो घटना जब हुई तो एफआईआर कहाँ दर्ज हुई? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की आसानी से, या कोई उसके लिए संघर्ष करना पड़ा आपको? पुलिस वालों ने हमारी कास्ट वालों के नाम लिख दिए थे अच्छा। सबसे पहले, और ये मुद्दा ही कास्ट का था तो ये जो आपके नाम लिखे थे, आपने नाम उनके नहीं लिखवाए थे उसमें? ना। तो कौन से थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर? ये सदर। हिसार सदर थाने में हुई थी। तो इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? मेरे गांव के जो लोग हैं, जो मेरी कास्ट के हैं, 440 घर है थे उस टाइम पे, तो उन्होंने सारे मिलके इकट्ठे हो गए वहाँ पे वो किया था, धरना दिया था जब जाके तब एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एफआईआर के लिए भी संघर्ष करना पड़ा आपको भी। और ये एफआईआर पिता की मौत के बाद हुई? हाँ। और शायद यही एक उनको एक सदमा था कि वो ना एफआईआर दर्ज करवा सके, ना आपको न्याय दिला सके बेटी को, वो नहीं सहन कर पाए इस चीज को। तो एफआईआर दर्ज हुई, फिर आगे कैसे ये कहानी बढ़ती है? कैसे पुलिस उन तक पहुंचती है? एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी एक लड़के को पकड़ा था, उन्होंने उसकी शिनाख्त करवाई थी, तो वो था नहीं पर, तो मैंने मना कर दिया था उसके लिए। उस लड़के उसके के बाद लिए? फिर हाँ, तो ये था कि कोई भी हो, चाहे इनको फंसाना है अब। हाँ। ये किसका एटीट्यूड था? ये पुलिस का एटीट्यूड था? हाँ, तो पर मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहती थी, चाहे कोई भी कास्ट का हो, मुझे उस चीज से वो नहीं था। न्याय चाहिए था। हाँ। तो फिर आपने पहचान की इन सबकी? हाँ जी, मैंने उसका तो मना कर दिया था पहले जो था। उसके बाद जो लाए थे उनको तो मैंने पहचान कर लिया है। दिया। तो अरेस्ट हुई उनकी, अरेस्ट के बाद फिर आगे क्या हुआ? मतलब में फिर इधर कितने लोगों की अरेस्ट हुई?
उस टाइम तो 12 की हुई थी। 12 के अरेस्ट हुई हाँ, थी। 8 में से जैसे मेन हो गए और 4 मदद करने वाले। तो ये कितने दिनों के बाद अरेस्ट हुए मामले में उसको? 24 तारीख को ही पहले को किया था, जो कि मेन में बता रहे थे। और फिर उसके बाद उसके साथ फिर 26 को पकड़ा, फिर 28 को पकड़ा। सितंबर में ही? हाँ क्योंकि ये ठीक उसी साल की बात है ना, दिसंबर 2012 में हाँ जी। निर्भया का कांड हुआ था, उससे एक को तो यहीं से पकड़ा था, लक्ष्मीबाई चौक से। हिसार में। हाँ, और जो थे वो रानी खेत उत्तराखंड में गए हुए थे। देवदार में। तो 12 लोग इसमें टोटल अरेस्ट हुए, उसी साल हुए। और फिर उसके बाद ये मामला हिसार कोर्ट में चला या फिर आगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी उस टाइम, पहले ही यहाँ पे पहला केस मेरा ही था उस टाइम। पहला केस आप पे लगा था जी। तो कैसे आपको कितना संघर्ष करना पड़ा न्याय के लिए? कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं आई आपको एक लड़की के तौर पे? और आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, फादर वो भी आपके साथ नहीं थे, आपने क्या क्या समस्याएं एक्यूज्ड पार्टी पहले ही बोल चुकी थी कि भाई हमारे जो लोग अंदर गए हुए हैं ना वो बाहर निकल जाएंगे। हमने 2 करोड़ रुपए दे रखे हैं जज को। अच्छा। मैंने सेशन जज थे जो यहाँ पे, पहले उनको एप्लीकेशन दी कि मेरा केस है ना इस कोर्ट से ट्रांसफर कर दो, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, हम आपको आश्वासन देते हैं। तो उसके बाद जजमेंट आया था मई में, जो कि मतलब 4 को निकाल दिया था। उस टाइम मैं बीमार हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी इसी घटना के बाद? हाँ, और मैं जब यहाँ पे गवाही देने के लिए आई तो यहाँ पे पूरी कोर्ट भरी हुई थी उनके लोगों से, जो आरोपी पक्ष है। हाँ, उनके जानकार या जो भी थे, पूरी कोर्ट भरी हुई थी। और लोग पुलिस वाले हाथ से हाथ पकड़ के ऐसे खड़े थे। तो एक तो ये प्रेशर था पब्लिक का, और ऊपर से जब कोर्ट में एंट्री की तो वो जो लड़के पकड़े हुए थे वो हंस रहे थे मुझे देख के। तो उनको देख के मैं उल्टा डिप्रेस्ड हो गई कि जिन्होंने किया है उनको तो कोई शर्म ही नहीं है, और जो पीड़ित है वो मतलब डरा डरा इतना वो। तो मैं काफी टाइम तक इससे रिकवर नहीं हो पाई। और ये यकीन करना ही मुश्किल था कि भाई मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, तो वो भी सदमा मुझे लगता रहा काफी साल तक। तो न्याय कैसे मिला फिर आपको? वो फैसला आया उसके बाद? न्याय तो मिला ही नहीं अभी पूरी अभी भी तरीके नहीं से। मिला? अभी चल रहा है हाई कोर्ट में वो। तो ये जो आरोपी पक्ष उन्होंने चैलेंज किया इस मामले को हाई कोर्ट में, फिर आप हाई कोर्ट गए? चल रहा है, अभी पेंडिंग है। तो यहाँ क्या फैसला सुनाया जो हिसार की कोर्ट थी? 12 में से 8 को पुलिस ने अरेस्ट किया था, बाकी बोला था अगर कोई और है तो आप पकड़ लो, हमें नहीं पता इस बारे में। पुलिस ने बोला आपको? हाँ, और 8 में से भी 4 को इन्होंने निकाल दिया था कि वीडियो में क्लियर नहीं है, फोटो नहीं है वीडियो में उनकी। अच्छा। और जबकि आपकी स्टेटमेंट क्लियर थी कि भाई ये आरोपी है, आपने शिनाख्त की उनकी, तो पुलिस का रवैया भी आपको, पुलिस से भी न्याय नहीं मिला, बहुत संदिग्ध रहा और बहुत कह सकते हैं कि सपोर्ट, एक सहारा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो उम्मीद थी आपको। तो फैसला कोर्ट ने क्या सुनाया? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी हिसार की, पहला मामला जैसा कि आप बता उनमें से 4 लोगों को निकाल दिया था, 4 को सजा हुई। क्या सजा सुनाई थी उस मामले में? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई थी इनको। और फिर अभी कितने लोग जेल के अंदर हैं? कितने लोग 4 लोग जेल के अंदर है और 4 बाहर है। 4 में से 3, एक की डेथ हो चुकी है, वो क्योंकि एज था 58 साल का बताया जैसे। हाँ। और जो 3 है वो उनमें से 2 है ना पूर्ण सिंह डाबड़ा के भतीजे हैं। जो 3 है? हाँ, 2 हैं जो पूर्व एमएलए रहे हैं। जो है उसका बहुत अच्छा है, मतलब प्रॉपर्टी है उसके पास अच्छी। पूर्व में एमएलए रहे हैं वो, पूर्ण सिंह डाबड़ा, उसके भतीजे हैं, बाहर है वो। तो ये जो आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उन आरोपी पक्ष ने चैलेंज किया, तो आप हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने क्या स्टेटस? पेंडिंग है वो। पेंडिंग है। तो तारीखें लग रही है उस पूरे मामले पे। तो इस पूरे मामले में आपको जो सबसे जो पीड़ादायक रहा, उस घटना को छोड़ दे तो क्या रहा? पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया, समाज का रवैया कैसा? मतलब आपको समाज तो साथ था उस टाइम, पूरा समाज? हाँ, गांव ने साथ दिया? हाँ, बहुत। और क्या ऐसी कोई घटना आप जो मतलब शेयर करना चाहते हो? क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू करने का पर्पस ये, देखो घटना तो हुई बताना है ही कि समाज में इस तरह के दरिंदे लोग आज भी जिंदा हैं, कि ऐसे हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा को एक बहुत अच्छा प्रदेश हम मानते हैं, लेकिन इस तरह घटनाएं बहुत शर्मसार करती हैं, बहुत बड़ा धब्बा लगाती है। लेकिन ये है कि ये एक मैसेज आए कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और समाज को सोचना चाहिए, चाहे वो बेटी किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से, उनके साथ देना चाहिए। तो आपको क्या लगा, किस किस का सहयोग आपको मिला, किसका सहयोग आपको नहीं मिला, जो टीस आपको लगती हो कि, क्योंकि वो जो घाव हैं वो जिंदगी भर कभी, देखो वो तो याद रहते हैं इंसान को,
लॉस भी ऐसा बड़ा हुआ फादर वाला, वो तो शायद उसकी भरपाई नहीं है। तो क्या आप कहेंगे कि आपको लगा कि इस समाज में आपको इस तरह का सहयोग समर्थन मिलना चाहिए था, या पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए था, या सरकार से मिलना चाहिए था? कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको याद हों, क्योंकि बहुत बड़ा एक ये इंसिडेंट सबसे पहले अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है तो समाज ही होता है उसके आसपास, आसपास के लोग ही उसकी मदद कर सकते हैं सबसे पहले तो उनका जो है रवैया अच्छा होना चाहिए एक विक्टिम के प्रति, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे। फिर उसके बाद पुलिस वाले जाते ही उनसे 50 तरीके के ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं कि पीड़िता एक बार तो ऐसे सोच लेती है कि नहीं मुझे करवाना ही नहीं है, मुझे केस लड़ना ही नहीं है। तो फिर उसके बाद पुलिस वालों का रवैया, बार बार बुलाना, टॉर्चर करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बार बार मैं खुद भी अभी देखती हूँ। तो ये क्या नाम है, कुछ ऐसे सवाल जो आप मतलब आपको लगता है कि ये पुलिस इस तरह की गंदी हरकत करती है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, तो एक शर्मिंदगी महसूस ट्रेनिंग कराते हैं दी जानी चाहिए उनको, पुलिस वालों की ट्रेनिंग होनी हाँ। चाहिए कि शर्मिंदगी महसूस ना हो, पीड़ा महसूस ना हो जो पहले से पीड़ित है उसको। तो पुलिस में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है हाँ। कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, खास करके पोक्सो जैसे मामलों में। क्योंकि उस समय तो आप नाबालिग थे उस वक्त में, तो और कोई उस टाइम समझ पोक्सो एक्ट भी नहीं था, एक्ट नहीं, तो 12 के बाद जब ये घटनाएं हुई, वो दिसंबर में आया था ये, निर्भया 14 दिसंबर ना 14 नवंबर को, सॉरी। तो ये इस पूरी लड़ाई में आपको लगा कि पुलिस का एक जो है बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। इस तरह के मामलों में पुलिस अक्सर पीड़िताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। सवालों को लेकर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे हैंडल करें हाँ, लड़कियों को, कोई भी अगर मदद के लिए आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। यानी कि जो पीड़ा है उसको और पीड़ा को बढ़ाएं नहीं, पीड़ा को घटाने में उसकी मदद करें। ये बहुत ज्यादा पुलिस सुधार की जरूरत है। हाँ। और कानून प्रक्रिया भी बहुत स्लो है, न्याय पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इतना पीड़ित टूट लेता है पूरा अंदर से। 14 साल हो गया आज लड़ाई लड़ रहे हैं आप इसी को लेकर, बहुत एक तरह से पूरी तरह से फैसला नहीं आया है, और बताया कि आपने और फैसला भी नहीं पता फैसला कैसा होगा। जैसे कि निर्भया केस जो है कितने सालों तक चलता रहा, फांसी की सजा ऑलरेडी हो चुकी थी, पर फिर भी कितने साल तक उनको स्ट्रगल करना पड़ा। मैं मिली हूँ उनकी फैमिली से। अच्छा, निर्भया की फैमिली से मिले आप? काफी इंटरव्यू है हमारे साथ में। अच्छा, उसकी माँ से मिले आप उसके? हाँ, उनके फादर से भी, माँ से भी। और भी बहुत सारी जो है विक्टिम्स हैं जो हरियाणा में जिनसे आप मिले हुआ था। तो आपको जैसे निर्भया की माँ से मिली हो, बाकी फैमिली से मिले, क्या अनुभव आपका रहा इस तरह की घटनाओं के बाद? उनकी मानसिक, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक तमाम जो सिचुएशंस होती हैं एक समाज के अंदर, क्या असर पड़ता है एक महिला, एक लड़की के होने के नाते? अभी लास्ट में केस में गई हुई थी जहाँ पे 10 महीने की बच्ची थी और रेप करने वाला 17 साल का था। तो जिस टाइम मैं उसके घर पे पहुंची तो वो बच्ची हॉस्पिटलाइज थी, मतलब वो घर ही पहुंची थी तब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके। तो उसकी मम्मी ने उसको सुला दिया था, तो उसकी मम्मी का पीछे हाथ लग गया गलती से, और वो बच्ची है ना नींद में उठ के रोने लगी। उसकी हालत को देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब क्या चीज सहन कर रही होगी, क्या सोच रही होगी। क्या मतलब क्या मानसिकता होती है ऐसी दरिंदगी करने वाले लोगों की? क्योंकि आप तो बहुत सारे पीड़िताओं से मिले हो, क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या समानता इनमें इस तरह के जो जिनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, जो इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हैं, क्या इनकी मानसिकता होती है? समाज है ना अलग अलग सोच और लोगों से भरा हुआ है, किसकी कैसी सोच है ये भी नहीं। ऐसा हो सकता है हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी ऐसा हो, तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, जैसे भाई इस तरह की घटनाएं, भाई गांव के लोग आमतौर पर इस तरह की कभी हम सोच भी नहीं सकते। अवेयरनेस की कमी होती है फिर इन चीजों को लेकर, क्योंकि बड़ी। तो आपके पिताजी का ये सपना था, सरकार से फिर आपको कोई सहयोग मिला इस पूरे मामले में? आप कोई? हाँ जी, उन्होंने आर्थिक सहायता की थी वैसे तो लेकिन आप मानते हैं कि जो सरकार की तरफ से एक पीड़िताओं के लिए करना चाहिए वो किया? उतना उम्मीद मुझे ना मेडिकल इशू था, मतलब उस घटना के बाद? हाँ, घटना के बाद से मुझे इन्फेक्शन हो गया था आंतों में। तो वो मैं 5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। सिविल हॉस्पिटल में चल रहा था ट्रीटमेंट भी, तो वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी इतनी। तो फिर कमिश्नर थे जो, उन्होंने करवाया था। उससे पहले सीएमओ से भी वो हो गई थी लड़ाई इस बात को लेकर पहले।
तो यानी कि हर लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ा आपको। मैं बाहर से ऑपरेशन करवा के आई हूँ। अच्छा, कहाँ दूसरे देश से? हाँ जी, कौन से कंट्री से करा? पोलैंड। तो ये कब करवाया आपने? 2015 में। अच्छा, उसके बाद तो सरकार ने कोई सहयोग किया या फिर खुद से ही मैनेज किया आपने? तो क्योंकि निर्भया वाले कांड में हमने इंसिडेंट में देखा था, जब इंसिडेंट हुआ उन पे घटना, तो सरकार ने सिंगापुर उनको लेके गए थे, सरकार ने कोशिश की थी फिर बचाने को लेकर वो, लेकिन खैर नहीं सरवाइव कर पाई, बच पाई। तो इस आपके मामले को लेकर क्यों नहीं सरकार ने इस तरह का मदद की? आपने कभी नहीं कहा प्रशासन से या सरकार से कि भाई बहुत बड़ा खर्चा भी आता है दूसरे देश में इस तरह का अगर ऑपरेशन करवाते हैं या इलाज करवाते हैं? पहली चीज तो मानने को ही तैयार नहीं थे। ट्रीटमेंट जो मिल रहा था उसमें भी कटौती हो रही थी। यहाँ मैंने सीएमओ को बोला आपकी जो दवाइयां मैं ले रही हूँ मुझे कोई आराम नहीं हो रहा, मुझे कहीं और रेफर कर दो आप। तो उन्होंने कहा हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम प्राइवेट में नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें जरूरत होती है विक्टिम को, प्रोविजन ही है ये तो। हाँ बिल्कुल। ट्रीटमेंट का तो उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके और आप जैसे पत्रकार हाँ जी उनके सामने बताई रखी, तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प की। तो फिर वो माफी मांगने लगे थे, पूरे हॉस्पिटल में लेके मुझे घूमे सीएमओ। हाँ, खुद अपनी गाड़ी में लेने आए थे मुझे घर से। मतलब पीड़ा के बाद पीड़ा, पीड़ा के बाद पीड़ा, पीड़ा के बाद पीड़ा, लेकिन सरकार और अधिकारियों से भी कोई खास आपको सहयोग नहीं मिला। कुछ अच्छे लोग भी रहे होंगे, कुछ अच्छे अधिकारी भी रहे होंगे जिन्होंने मदद की है। हाँ, एसपी सतीश बालन जो थे, उसमें एसपी थे यहाँ से हिसार के वो, और आईजी थे अर्शिंदर चावला। चावला भी, उन्होंने काफी मदद की उन्होंने। हाँ जी, एक एएसपी भी थी मनीषा चौधरी, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की बहुत अच्छी। जो बाद में एसपी बनी शायद हिसार की। तो मदद किसी ने की पोलैंड तक जाने में, इलाज करवाने में किसने? वो बीबीसी के थ्रू किया था। अच्छा, पत्रकारों ने मदद की या कि वहां तक सहयोग किया पूरा आपको? तो अब ठीक है आप? स्वास्थ्य ठीक है बहुत। जब आप डॉक्टर बनना चाहते थे, ये सपना था आपका, लेकिन आप धीरे धीरे आगे वकालत की लाइन में, ये क्यों सोचा आपने? वकालत का तो पता ही नहीं था क्या चीज होती है वकालत, कभी वकील भी नहीं देखा था। और उस टाइम ऐसा माहौल था, पुलिस भी कहीं आ जाती थी तो घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। तो ये चीजें जो जिनके पास में केस देख रहे हैं जो मेरा, उनको देख देख के मेरे मन में ऐसा हुआ कि मुझे भी वकालत करनी चाहिए। तो बीएलएल भी किया आपने? हाँ जी। तो प्रैक्टिस में कब से हैं? 1 साल हो चुका है। तो कैसा लग रहा है कि जैसे आप पहले खुद एक पीड़ित थे, लेकिन आज पीड़ितों की आवाज आप उठा रहे हैं, कितनी मजबूती आपको मिलती है इस चीज से, और कितना आप अपनापन महसूस कर पाते हैं? मेरे केस से 25 दिन बाद मैंने ठान लिया था, मैंने घुट घुट के नहीं जीना। तो मैंने क्या किया, जो भी विक्टिम लड़कियां थी, जो भी और केस हो रहे थे, उनको न्यूज़पेपर से करके कांटेक्ट किया उनको और उनकी काउंसलिंग की। लड़कियों की? हाँ, उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था चीजें। और मैंने फिर एनजीओ में काम करना स्टार्ट किया, ह्यूमन राइट में किया मैंने काम। उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था मैंने 15 की उम्र में। 15 की उम्र में ही ह्यूमन राइट्स पे काम करना शुरू कर दिया आपने? हाँ। और लड़कियों को काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ जी। तो क्योंकि एक एग्जाम्पल था कि मैं भी उस चीज से निकलना चाहती थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो ये, और मुझे आंतों में दर्द था तो मैंने फिर डांस क्लासेस ज्वाइन की। मुझे ये था कि भाई कैसे न कैसे इस चीज पे काबू पाना पड़ेगा। तो जो लड़कियों की आपने काउंसलिंग की, जो इस तरह की सर्वाइवर हैं हरियाणा के अंदर, वो भी वकील हैं? अच्छा, लड़कियां, मैं चाहती हूँ कि भाई अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए ना, वो खुद वकील बने। खैर ऐसी तो हम एक का तो अभी कुछ टाइम पहले एनरोल करवा के आई हूँ, कुछ दिन पहले। ग्रेट। तो ये बड़ी आपसे बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत प्रेरणा है, और हमें भी आपसे बात करके सच में अच्छा लग रहा है कि क्योंकि ये जो आप मैसेज दे रही हैं, लड़कियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खैर सोसाइटी को देखना चाहिए, इस तरह घटनाएं ना ही हो, इस तरह के दरिंदे ना ही हो, इस तरह के आसपास में इस तरह के लोग ना ही पनपे, तो बेटियों को ये झेलना ही ना पड़े, ये चीजें हैं। तो ये आसपास की जो लड़कियां हैं हरियाणा की, आप उनको भी काउंसलिंग करते हैं, अभी उनसे बातचीत होती है? हाँ, ऑल हरियाणा के अंदर क्या थोड़ा सा वो हो गया कि भाई अभी प्रैक्टिस में आ गई हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता। ऊपर से मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ,
तो फिर मैं सुबह क्लासेस जाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ आती है तो ये प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे? जी। तो अब कैसा आपको महसूस हो रहा है उससे, इतने बड़े घटनाक्रम से निकल के अब जो पीड़ित होते हैं इस तरह के मामलों को, आप कैसे देखते हैं, कैसे न्याय, मतलब आपको महसूस कैसा होता है कि भाई आज मैं उनको एक मजबूती देने के लिए खड़ी हूँ, उनके लिए आवाज उठा रही हूँ, उनके लिए आवाज बन रही हूँ, उनके लिए किसी ने इंस्पिरेशन मुझे एक चीज बोली थी कि या तो वकील ही बन सकते हैं या फिर समाज सेवी बन सकते हैं, दोनों का मतलब जो व्यवहार है ना अलग है बिल्कुल। पर कोई विक्टिम आती है जब, तो उससे एक मतलब वकील की तरीके से नहीं बल्कि एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है कि मैं हूँ इसकी जगह। महसूस तो कर पाती हो आप? हाँ, वो चीजें महसूस होती है। अच्छा, ये जो लोग हैं, 4 लोग जो बाहर हैं, तो कभी किसी तरह का आपको लगा कि उनको कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई है, या जो अंदर हैं आप इस तरह के बात? शर्मिंदगी तो बाहर वालों को भी नहीं है, उन्होंने भी ये बोला कि 100 गज के प्लाट आपको जब देंगे जब भी केस वो करोगे वापस। अच्छा, एक सम्मान की कीमत 100 गज का प्लाट, ये कितने? और मतलब मेरे गांव में जितने भी थे अच्छा, मतलब तो जो उसके लिए भी केस लड़ा है। उसके लिए भी केस लड़ा? हाँ जीते हैं, जो पर वो जगह नहीं अलॉट करने दी उन्होंने आज तक भी? आज अभी तक? हुई है, अभी साल भर भी नहीं हुआ, तो कई सालों से चल रहा ये है। लड़ाई भी लड़नी पड़ी? हाँ अलग जो से, दलित परिवार हैं गांव के अंदर? जिन्होंने मदद की थी मेरी। अच्छा, जिन्होंने मदद की थी उनको प्लॉट नहीं मिले, उनको उनके साथ भी ऐसा व्यवहार गांव के अंदर हुआ, हाँ उनको भी झेलना पड़ा? वो कोर्ट के सहारे जीते, कोर्ट के थ्रू? हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट से बल्कि। सुप्रीम कोर्ट से जीते? तो कब्जा मिला उनको, हाँ अभी मिलना शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है? ये कितने सालों बाद? लगभग 13-14 साल की लड़ाई उनकी भी साथ में हो गई है। तो ये जो है क्या आपको कभी असुरक्षा महसूस, पुलिस सिक्योरिटी मिली आपको इस घटना के बाद, परिवार को या आपको? घटना के समय से 14 गनमैन थे और पीसीआर थी, और उसके बाद धीरे 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 करते करते उन्होंने हटाई दिया। सिक्योरिटी भी हटा दी आपकी? कब हटाई सिक्योरिटी? 2022। तो लास्ट कितने गनमैन थे आपके पास? एक था, वो भी हटा दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी? हाँ, और हटने सिक्योरिटी हटने के चौथे दिन ये मतलब लोग है ना घर के बाहर आके खड़े हो गए आपके? हाँ, तो मैंने बोला कि भाई आप, मैंने एफआईआर भी करवाई थी वैसे तो, पर कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ ना, आज तक कोई सीसीटीवी निकाली वहां की पुलिस ने? अभी भी पुलिस का रवैया ऐसा ही है आपके प्रति? तो आप सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं कि भाई आपकी सिक्योरिटी? जगह चेंज की है, अच्छा कर दिया, घर चेंज कर लिया। तो चलो आप अपनी सुरक्षा के चीज को लेकर ध्यान रखें, लेकिन ये क्यों किया सरकार? तीसरा है घर, तीसरा घर है चेंज किया, इन 12-13 सालों में तीसरा घर है ये भी आपको इस तरह की समस्या अभी भी आई हुई है? तो परिवार को खतरा है अभी भी, आपकी जान को, परिवार को? क्योंकि सिर्फ एक केस ही नहीं है बल्कि किसी की नाक की बात है कि हमारे गांव में रह के ये बोल कैसे सकते हैं, ये इतने ऊंचे कैसे उठ सकते हैं। मेरे गांव में आज तक कोई लड़की नहीं पढ़ी आपके समुदाय से? इतना मतलब उस घटना के बाद असर पड़ा आपके समुदाय के लोगों बहुत पे? सारी लड़कियां पढ़ती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कुछ टाइम पहले गांव में गई थी तो कुछ लड़कियां थी ही नहीं जैसे, तो मैंने उनके फैमिली से पूछा, वो बोले कि हमारी बेटी बीए कर रही है, वो कर रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहां पे घर थे जो नेम प्लेट वो लड़की के नाम से थी। अच्छा, तो मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है इस चीज से कि लड़कियां अब आगे आ रही हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। खास करके मेरे गांव की जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था घटना के बाद। अच्छा, डर की वजह से। तो क्या आप आप सरकार से सहयोग अभी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस तरह की आपके साथ? सहयोग तो ये है कि उन्होंने जॉब के लिए बोला था स्टार्टिंग से मुझे, आज तक जॉब भी नहीं दी? नहीं, कभी कोई ऑफर नहीं दिया आपको? और अब तो कागज तो मेरे जमा करवा रखे हैं काफी सालों से डीसी ऑफिस में, पर जॉब नहीं मुझे दी आज तक। और अब तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आप 2 मास्टर डिग्री आपके पास है, और उसके बावजूद भी कोई मतलब पल्ला झाड़ लिया सरकार ने एक तरफ से। लेकिन आप खुद एक चलो सशक्त आज हो गई हैं, और हर महिला ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। ऐसी मतलब क्या एक महिलाओं के नाम संदेश आपको है कि इस तरह की अगर घटना कोई शिकार हो जाए तो, क्योंकि वैसे तो हम उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, कल्पना नहीं करनी चाहिए इस तरह की समाज में घटनाएं हों, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रवृत्ति के लोग समाज में जिंदा हैं जिनको हक नहीं है। मुझे तो लगता है कि खुद पे विश्वास रखना सबसे जरूरी चीज है।
विश्वास और हिम्मत होगी ना खुद में तो सब कुछ कर सकते हैं। और समाज को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो इस हाँ, तरह वो की तो है ही जरूरी। कि भाई इस तरह की जो विक्टिम्स होती हैं, पीड़िताएं होती हैं, उनको पीड़ित की नज़र से ना देखें, उनको अपनी बेटी की नज़र से, अपनी बहन की नज़र से देखें, उनको परिवार की नज़र से देखें। तो आपको महसूस हुआ कि समाज को भी इस तरह का रवैया रखना चाहिए बेटियों के प्रति जो इस तरह की शिकार हो जाती हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे केस देखे हैं पर मेरे वाले में ऐसा नहीं था। मुझे बहुत सपोर्ट मिला गांव वालों का और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं की वजह से आज इस जगह पे हूँ। अच्छा, जिस कम्युनिटी के लोगों ने ये किया तो उस कम्युनिटी के लोगों ने वो साथ दिया? हाँ, कुछ लोग आए थे उनमें से भी। आपके साथ आए थे? हाँ, मतलब बोले थे कि कुछ भी मदद जरूरत हो बताना, न्याय की क्योंकि लड़ाई। मेरे पापा वहाँ पे काम करते थे उनके घरों में। अच्छा। गार्डनिंग का काम करते थे वैसे। तो कुछ समाज में कुछ सुधार आया जो एससी कास्ट है, अगर मैं समुदाय की बात बोले हम, आपको लगता है कि कुछ सुधार हुआ है, कुछ उनके जीवन में, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, उसमें कुछ असर आपको देखने को मिला कि समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है? मुझे नहीं लगता आज भी ऐसी चीजें हैं मौजूद नहीं। भेदभाव होता है हाँ, आदमी। कितने सारे गांव ऐसे आज भी जहाँ पे किसी दलित परिवार के युवक को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज आपको भी है ऐसे। महसूस होती है बातें ये? हाँ, तो अब जो है आप अपनी कानूनी लड़ाई आप खुद लड़ेंगे, जो क्योंकि आप अब सशक्त हो गए हैं, आप हाँ। खुद वकील बन गए हैं, और सरकार को भी ये करेंगे कि उनका जो वायदा याद दिलाएंगे कि उन्होंने नौकरी के लिए, जॉब के लिए बात मेरा की थी? हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, मैं खुद उसको देख रही हूँ। खुद ही लड़ रहे हो आप? हाँ, तो ये मतलब असिस्ट कर रही हूँ। ओके, हाँ, मतलब उस मामले में आप साथ में हो, लड़ाई लड़ रहे हो। कुछ बताना चाहेंगे क्या केस, इसी से रिलेटेड केस है क्या? सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर आपने हाई कोर्ट में लगाया हुआ है। तो क्यों नहीं दे रही सरकार? मतलब आपको बार बार क्यों किसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? कभी हाई कोर्ट का, कभी सीएमओ का, कभी एसपी का, कभी डीसी का। क्यों, मतलब इस तरह का व्यवहार क्यों करती है बेटियों के साथ मुझे ये ऐसा सरकारें? लगता है जब तक उनके सिर पे कोई ना खड़ा हो ना, तब तक उनको कोई डर ही नहीं होता किसी चीज का। छिन गया, क्योंकि पिता मैंने चले बहुत सारी चीजें देखी है कि आसानी से कुछ भी नहीं मिल पा रहा। गए सब चीजों में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 13-14 साल से। और जहाँ पे आपने पूछा था पहले कि स्टडी यहाँ से क्यों नहीं की हिसार से, सिक्योरिटी रीजन था। और दूसरा मैंने बीए इधर एडमिशन लिया था गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, हिसार में। वहाँ पे लड़कियों को पता चल गया था क्योंकि पीसीआर में मैं आती जाती थी और गनमैन भी थे साथ में। हाँ। तो वहाँ पे फिर लड़कियां परेशान करने लगी थी मुझे। अच्छा। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि ऐसे ऐसे लड़कियां मुझे परेशान कर रही है। प्रिंसिपल ने मुझे उल्टा बोला कि ऐसा किसी के साथ हो जाता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, नॉर्मल है ये, ऐसा तो होता ही है। मैंने कहा ऐसा होता होगा कौन पर सी प्रिंसिपल? मुझे नाम है प्रिंसिपल कौन? रवि शर्मा प्रिंसिपल मेल उस थे? टाइम थे। मेल थे। अच्छा। मैंने कहा मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं 1 महीने तक नहीं गई। टोंट करते थे वहाँ पे? हाँ। घटना को लेकर कुछ जिक्र करते थे हाँ, या पर वो मुझे टोंट करते थे। चरित्र पे सवाल उठाते थे इस टाइप में? अब मुझे एग्जैक्ट हाँ, मतलब बदतमीजी करते थे आपके हाँ। साथ इस चीज में? तो ये भी खराब बात है, मतलब सोसाइटी फिर का ही पार्ट है ये। मदद ली मैंने पत्रकारों की और फिर उसी अगले ही दिन फोन आने शुरू हो गए ऑफिस स्टाफ से। मैंने फोन बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, मेरे एडमिशन का जो फॉर्म था उसमें एड्रेस देख के और मेरे घर पे पहुंच गए। अच्छा। और फिर माफी वगैरह मांगने लगे कि भाई मेरी जॉब चली जाएगी और मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, तो आप आ जाओ एक बार। मैंने कहा मैं आज तो आ नहीं सकती, मेरी हेल्थ नहीं ठीक है, तो मैं आ जाऊंगी इस तारीख को। तो फिर उस दिन गई तो फिर तब से उन्होंने पूछा मेरे से, लड़कियों के नाम पूछे कौन है मैं। तो मैं मन ही मन में मेरे ये भी दिमाग में आ रही थी कि अगर मैंने नाम बता दिया तो कहीं उनको रस्टिकेट ना कर दे, ये भी चीज थी। हाँ, वो भी हैं तो लड़कियां अगर। हाँ, तो फिर मैंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप मेरे लिए एक चीज कर देना कि आप मीटिंग कर लेना कोई जैसे हॉल में, और उनको ये चीजें थोड़ा कन्वे हो जाए मैसेज सबको। सभी लड़कियों की मीटिंग है? तो मीटिंग बुलाई गई फिर सब लड़कियों की? प्रिंसिपल मौजूद रही है मीटिंग में आप? तो दिया प्रिंसिपल ने मैसेज की भाई? हाँ, ऐसा ही। तो मतलब इस बात से ये बात निकल के आती है मैडम कि जैसे ना इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं
किसी अगर वो वर्क प्लेस पे है तो जो उसका हेड है उसको उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ये हमारा ही पार्ट है, हमारी ही बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है। और अब स्कूलों में भी ये चीजें होती हैं, स्कूल वाले भी जैसे कई केस सुनते ही हैं रोज डेली, प्रिंसिपल ने या किसी टीचर ने मिसबिहेव किया या मतलब बच्चों के रेप साथ कर यौन दिया। शोषण किया। हाँ, तो ये चीजें समाज में गलत ही संदेश देती है कि बच्चियों को पढ़ाओ ही मत या मतलब भेजो ही मत। तो एक अलग सा ही मतलब मैसेज जाता है, चाहे वो उस स्कूल में चाहे चीज ना भी हो रही हो तो भी एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज को लेकर। यानी कि जो जितने भी संबंधित विभाग हैं, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, चाहे कहीं भी है, जो उसका हेड उसको ये हाँ सुनिश्चित करना चाहिए कि उसको उसका दुर्व्यवहार ना हो, हाँ सौतेला व्यवहार ना हो। ऐसी पीड़िताओं के साथ जो है इस तरह की अगर घटना सामने आती है तो वो अपनापन दिखाए, उसके साथ सहयोग करे, सपोर्ट सिस्टम बने, ना कि उस पर टोंट करे, कमेंट करे। तो इसी वजह से आपको हिसार छोड़कर जाना पड़ा पढ़ाई के लिए दूसरे हाँ। शहर में। मैं तो एक बार तो ये सोचा था कि मैं पढ़ूंगी नहीं, 2 साल तक तो मैंने एडमिशन ही नहीं लिया था कहीं पे। अच्छा। बस कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया या कुछ, खाली तो मैं नहीं बैठी, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया या कुछ भी, पर मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। फिर अपने उसके शहर बाद 2 साल बाद मेरा एडमिशन हुआ मुश्किल से उधर, दूसरे शहर में एंट्रेंस था उधर। हाँ। एंट्रेंस क्लियर किया आपने, और फिर आपने बीए MDU, एलएलबी, हाँ। एमडीयू से बीए एलएलबी किया आपने। तो वहाँ कोई इस तरह की चीजें फेस किया आपने एमडीयू में? वहाँ पे तो पता ही नहीं था किसी को भी। और सिक्योरिटी को मैं गेट पे ही छोड़ के जाती थी। वहीं पे। तो हिसार से आप डेली जाते थे? तो अप सिक्योरिटी डाउन किए हैं। अप डाउन करते, बस से करते थे, गाड़ी से? बस से बस से। तो बस में जाती थी सिक्योरिटी साथ में, इसी में कितने साल गए? 5। 5 साल सिक्योरिटी के साथ ही गए आप। और कभी कोई इस तरह की थ्रेट महसूस हुई, आपको लगा महसूस? हाँ, एक दिन बस में मैं टिकट लेके जस्ट बैठी थी तो किसी ने मेरे को चाकू यहाँ पे वो कर दिया। चाकू लगाते हैं? हाँ, और बोले कि बस से नीचे उतर। मैं एकदम से अचानक से चौंक गई कि एकदम से क्या हो गया। कोई बैठा भी नहीं था बस में, किसी को बताने लायक, मतलब टिकट ले रहे थे उस टाइम लोग, पर बैठा नहीं था कोई भी। तो अचानक से है ना ड्राइवर आ गया बस में। तो मेरी हिम्मत होगी, मैंने इशारा किया ड्राइवर की तरफ कि भाई इधर देखो, खतरा है। हाँ। तो फिर वो पब्लिक आनी शुरू हो गई थी तब तक, फिर वो भाग गया। तो कोई जानकार था या कोई ऐसे नहीं, ही मैं नहीं जानती। अननोन था कोई? हाँ, सिक्योरिटी नहीं थी साथ में उस वक्त? उस दिन नहीं थे वो। सही थी, है? हाँ, ये बड़ा तो अटैक हुआ एक तरह से आपके ऊपर उस दिन, चाकू से हमला हुआ उसके मैं 4 घंटे तक रोती रही जब तक रोहतक तक नहीं पहुंच गई। अच्छा। कंडक्टर ने, बस ड्राइवर ने, कंडक्टर ने कुछ ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या बात? उन्होंने देख लिया था वैसे तो। वो भी एक कोशिश हुई आपके साथ। तो उसके बाद कोई अटैक हुआ हो, कोई आपको कोई थ्रेट, कोई धमकी, या कोई आपको फिर महसूस हुआ हो? वैसे तो कई बार हो चुकी है, पर अभी सिक्योरिटी हटने के बाद 2 बार हुई है। 2 बार अटैक हुआ है? तो घर पे हुआ, कहाँ हुआ है? घर पे, मतलब दरवाजे पे रात के 10 साढ़े 10 बजे कोई खड़े थे। तो ये भी था कि सिक्योरिटी हट चुकी है, ये भी उनको पता चल चुका है। सिक्योरिटी हट चुकी है इसकी, यानी कि अब ज्यादा खतरा है। तो टोटल कितनी बार हमला हुआ है आपके ऊपर? 2, एक बार बस में हुआ, 2 बार अभी सिक्योरिटी हटने के वैसे बाद? तो 10 बार मान लो, 10 बार हमले हो चुके हैं अलग अलग टाइम पे। लेकिन आप हैं हिम्मत से जुटे, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है इस लड़ाई के दौरान, और शायद यही एक आपकी हिम्मत की वजह भी यही है कि अब जो है अंदर से आपकी जो आवाज़ है, क्योंकि पिता के साथ जो हुआ और जो सारी घटनाएं हुई, शायद आपको भी एक बहुत बड़ी हिम्मत मिलती कि न्याय की लड़ाई लड़नी है, आगे तक जाना है। और ये उदाहरण भी है कि आप वकालत की डिग्री की और एक दूसरी भी आप एक डिग्री कर रहे हैं, बट अब आपको महसूस होता है कि उन चीज़ों से आप बहुत निकल पाई हैं, कि जो एक ट्रॉमा है, जो ऐसी सिचुएशन है, उससे आप निकले हैं उससे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं निकल पाए हैं? नहीं निकल पाई मैं आज तक। सितंबर के महीने में मुझे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती पूरे महीने अब भी। हालांकि मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ और लड़कियों की, पर मुझे नहीं कर पा रही खुद के लिए ये चीज। नहीं, लेकिन चलो, एक आपने हमें बहुत अच्छा ये लगता है कि इस मुकाम तक तो पहुंची हैं आपकी, बहुत हिम्मत की बात है वो। तो जो चीज़ें डराती हैं, वो शायद यही भी एक रीज़न है कि सरकार से जो सहयोग आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जॉब की जो बात कही थी, वो आपको जॉब नहीं मिल रही है, और सरकार तक ये वीडियो पहुंचे तो सरकार को भी सोचना चाहिए, जो आज हुक्मरान आज बैठे हैं,
कि ऐसी बेटियों के साथ जो मजबूती से खड़े हों, उनकी जो सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी है, वो इंश्योर करें कि ताकि बेटियां मजबूती से लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। ये भी सरकार को देखना चाहिए। उनके जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ये बिना कारण से सिक्योरिटी हटा लेना, ये भी बहुत जो है गलत रवैया है सरकार का भी। और अब आप उसकी लड़ाई भी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। केस के बाद ही मुझे ये लगा लो दूसरा जन्म मिला है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि बस मैं पढूं जैसे भी हो। तो पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जो कि मैं मतलब प्रैक्टिस उसमें नहीं कर पा रही फिलहाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई परमानेंट जॉब दे देना तो हो सकता है मैं और आगे अच्छा आगे कर बढ़ते पाऊँ। चीज में। हाँ। हाँ, चाहे आपके फील्ड में हो तो लॉ के फील्ड में ही हो, चाहे किसी में हाँ। भी तो हाईली एजुकेटेड है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो वायदा उन्होंने किया, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ था 2012 में, पूरे देश में मुद्दा उठा था और बहुत शर्मनाक ये घटना घटी। और दलित परिवार से चूंकि आप आती हैं तो एक बड़ा एक कह सकते हैं एक पीड़ादायक को बहुत कष्टदायक जो दौर आपने झेला है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए। तो और कुछ कुछ कोई मैसेज आप वकील साहब आप कुछ देना चाहते हो, आप कहना चाहते हो, कोई बात आपके मन में रह गई हो जो अनकही बात है? सभी पहलू हमने इस पे जिक्र किया पारिवारिक तौर पे। अब आपको बार बार घर बदलने पड़ रहे हैं, बार बार आपकी सिक्योरिटी हट गई है, बार बार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, फिर भी आप लड़ाई लड़ रहे हो। तो क्या मतलब कोई कुछ चीज, कोई मन में कोई टीस हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई अनकही बात हो, कोई मैसेज आप देना चाहते हो? जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस उसके लिए खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए और लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल। अब हमने पूरी बात की। ये 2012 का बहुत शर्मसार करने वाला, इंसानियत को झकझोर देने वाला ये घटनाक्रम हुआ था। हिसार का डाबड़ा इंसिडेंट के नाम से सारे इसको जानते हैं। पूरे देश में ये मुद्दा गूंजा था। इन्होंने बहुत कुछ खोया है, अपने पिता को खो दिया, जो न्याय उनको लगा कि नहीं दिला पाए बेटी को। हालांकि उसके बाद आज 14 साल घटना को हो गए हैं, 26 आ चुका है, 12 में घटना हुई थी। आते आते बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें यही है कि सरकार का जो रवैया है, जो उनका वायदा था, जो उनको करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। इन्होंने बताया कि खुद के स्तर पर जैसे बहुत दिक्कतें इनको हेल्थ इश्यूज को लेकर आई, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आई, पोलैंड तक जाकर इनको इलाज करवाना पड़ा। और एक ये उदाहरण बनकर सोसाइटी में निकली है कि इस तरह की जब घटना हुई, बेटियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लड़ाई इन्होंने लड़ी। बहुत सारी सर्वाइवर्स हरियाणा की ऐसी हैं जिनसे इन्होंने मुलाकात की, उनकी काउंसलिंग की। निर्भया की माँ से भी ये मिली, उनके फादर से मिली, उनके साथ भी साझा जो है चीज़ें की। तो अपना दर्द बांटा और बेटियों के साथ, बहनों के साथ ये बांट भी रही हैं, उनको काउंसलिंग भी कर रही हैं। एनजीओ से भी तब से जुड़ी हुई हैं। 15 साल की उम्र में आप सोचिए किसी बच्चे के साथ इस तरह की 10-12 लोग जो है क्रूर कह सकते हैं कि घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। उसके बाद बेटी के लिए इस सदमे से बाहर आना कितने बड़ा एक पीड़ादायक ये काम होता होगा या हुआ है, आप लोगों को इस बात का आइडिया, अंदाजा होना चाहिए। और ऐसी बेटियों के साथ समाज को सौतेला व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी शिक्षण संस्थान में हो, वर्क प्लेस पे हो। सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। ये बेटी, ये बहन बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन समाज को, सिस्टम को, हमारी पुलिस व्यवस्था को, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को, सरकारों को ऐसी बेटियों का साथ देना चाहिए। और अभी भी इनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है कि जिस प्रकार से आज तक भी उस ट्रॉमा में ये हैं, आज इनको पुलिस सुरक्षा नहीं है, इनकी पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है और बार बार इनको घर बदलने पड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, जो आरोपी पक्ष है वो हैं, 4 लोग जेल के अंदर हैं, बाकी लोग बाहर हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि कानून से इनको पूरी उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार को न्याय जरूर इस पूरे मामले में करना चाहिए। और जिस प्रकार की ये घटनाएं हरियाणा के अंदर हो रही हैं, लगातार हमें आए दिन अखबारों में ये सुनने को मिलता है, वो इस तरह की घटनाएं ना हो, हमारे आसपास का जो समाज है वो सुरक्षित बन सके, बेहतर बन सके, अच्छा बन सके, बेटियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो सके। इसके लिए भी समाज के लोगों को काम करना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बेटियों पर नहीं बल्कि बेटों के संस्कारों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत बड़े लेवल पर और समाज के हर तबके को इस पर काम करने की ज़रूरत है।
चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, हमारी बहन, हमारी बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए इस घटनाक्रम पर। और जो इन्होंने झेला, जो इनके साथ हुआ और जो सरकार कर रही है, आप लोग क्या सोचते हैं, वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार को ये आईना दिखे कि ऐसी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।